एटीएस ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज कक्षा 12 भूगोल में पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। कौन सी आ जाएगी? गौड़। देखिए, इससे पहले अपन ने एस्किमो, बुशमैन और भील 3 जनजाति पढ़ी। आज चौथी और आखिरी पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। देखिए, गौड़ विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। गौड़ विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। यानी अगर इस जनजाति की बात करें तो ये विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण जनजाति है। अब ये निवास कहाँ करती है, इसकी बात कर ले। ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार। एक बार अपन इसका परिचय पढ़ ले कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है। गौड़, देखो, गौड़ शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा, खोंडा से हुई है। अब देखो, ध्यान से देखेंगे, गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से, और जिसका अर्थ है पहाड़ी। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पहाड़ी। क्या है इसका अर्थ? पहाड़ी। इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करने वाली जनजाति है वो क्या कहलाती है? गौड़। एक बार फिर से देख ले, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का सवाल बन जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने लिए। ये पूछ ले भाई, गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से। या फिर ये पूछ ले, खोंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? पहाड़ी। अच्छा, गौड़ अपने आप को, एक और देखेंगे, गौड़ अपने आप को, कुछ नाम है इनके, अपने आप को कोइटूर क्या कहते हैं? कोइटूर। याद रख लेना, ये नाम पूछ सकता है अपने को। भाई, गौड़ को अन्य किस शब्द से जानते हैं? कोइटूर या कोल, या कोल भी कहते हैं, भी कहते हैं। यानी गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? कोइटूर कहते हैं, या फिर कोल भी कहते हैं। एक बार भारत के नक्शे में देख ले कि ये गौड़ जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। थोड़ा मानचित्र में कोई पूछ भी लेते हैं भाई ये लोग कहाँ निवास करते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं अपने भारत के नक्शे में। ये देखिए, भारत का नक्शा है, इसमें देखेंगे गौड़ जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। ये भारत का मानचित्र आ गया अपने पास। इसमें देखेंगे गौड़ जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं। ये जो भूभाग है, ये भूभाग जो अपने को दिख रहा है, ये है गौड़ जनजाति क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? गौड़ जनजाति क्षेत्र। कई बार अपने से भील भी पूछ लेते हैं। पिछले टॉपिक में अपने पास भील भी आया था। अगर भीलों की पूछे तो भीलों का निवास क्षेत्र ये है। ये किसका है? भीलों का निवास क्षेत्र। यानी भील यहाँ निवास करते हैं और गौड़ यहाँ निवास करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र कई बार मानचित्र पूछ भी लेते हैं, नक्शे आता है अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें अपने से पूछा जाता है भील, भाई भील निवास क्षेत्र लिखो, तो ये फिर भील आ जाएगा। या फिर अपने से पूछ ले भाई गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाइए, तो फिर ये कौन आ जाएगा अपने पास? गौड़ जनजाति आ जाएगा।
तो ये मानचित्र हो गया। एक बार फिर से देख ले, गोड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोडा से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। गोड अपने आप को क्या कहते हैं? कोयटूर या कोल भी कहते हैं। अब बात कर ले इनके इतिहास की थोड़ी सी। 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, यानी 16वीं शताब्दी से लेकर के, यानी 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य जो भाग समय है, इस समय में गोडों द्वारा शासित 4 क्षेत्र थे। यानी इस अवधि में गोडों द्वारा शासित 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 4। अब 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच गोंड लोगों ने 4 क्षेत्रों में अपना शासन किया। अब उनका नाम अपने पास, ये भी एक नंबर का प्रश्न बन जाता है कि भाई गोंड जनजाति द्वारा शासित 4 क्षेत्रों के नाम लिखो। तो कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1, ध्यान से देख लेंगे अच्छी तरह। नंबर 1 आ जाएगा गढ़मांडला। गढ़मांडला पहला कौन सा हो गया? गढ़मांडला। दूसरा है देवगढ़। देवगढ़ दूसरा कौन सा हो गया? देवगढ़। तीसरा हो जाएगा चांदा। तीसरा क्या हो जाएगा? चांदा। और चौथा हो जाएगा खेडला। खेडला। तो इनके शासित कितने क्षेत्र हो गए? कौन कौन से? गढ़मांडला पहला, दूसरा देवगढ़, तीसरा चांदा और चौथा खेडला। ये 4 क्षेत्र है जहाँ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच इन लोगों ने शासन किया। देखिए ये लोग भी इस 18वीं शताब्दी के बाद लगभग मुगलों से या मराठों से इनका लगातार संघर्ष हुआ, और इस अवधि के अंदर क्या हुआ? मराठा या मुगलों ने इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और ये इस अपने शासन क्षेत्रों को छोड़कर फिर पठारी भाग की पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी या दुर्गम पहाड़ियों के अंदर ये चले गए, और अब ये उन्हीं क्षेत्रों में लगातार अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार फिर सुन लेंगे। मराठा और मुगलों के लगातार आक्रमण के कारण क्या हुआ? ये लोग अपने क्षेत्रों से को छोड़ करके और पठारी भाग के जो पहाड़ी क्षेत्र है या सघन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में चले गई। अब पढ़ेंगे इनके निवास क्षेत्र कि भाई ये लोग निवास कहाँ करते हैं। निवास क्षेत्र। अब भाई कौन कौन से क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं? तो पहले तो राज्यों की बात कर ले भाई, कौन कौन से क्षेत्र है? इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके अलावा छत्तीसगढ़, दूसरा कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। फिर आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा, ये 4 क्षेत्र हो गए अपने पास मुख्य रूप से। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र क्षेत्र जो है इसके अलावा कुछ एक उड़ीसा भी इसमें मान सकते हो अपने, उड़ीसा। इन राज्यों में मुख्य रूप से ये लोग निवास करते हैं। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। राज्यों की जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्र की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जैसे सतपुड़ा। अब इन क्षेत्र की जो पहाड़ी कौन कौन सी है? सतपुड़ा, मेकाल, सोनदेवगढ़, बस्तर के पठार,
बस्तर के पठार। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के अंदर या इन पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? सतपुड़ा, मेकाल, सोनदेवगढ़, बस्तर के पठार, इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। ये पहाड़ियाँ मुख्य सामान्यतः 600 से 900 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये कितनी? 600 से 900 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ अगर नदियों की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे नर्मदा, तापी, इसके बाद आ जाएगा सोन, उसके अलावा आ जाएगा महानदी, इसके अलावा तो गोदावरी। नदी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। अगर यह तापमान की बात करें तो यह ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। और अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, इस क्षेत्र में अगर वर्षा की बात करें तो 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये हो गया अपना गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र। अपने गौड़ का परिचय पढ़ लिया, निवास क्षेत्र पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे इनके आर्थिक क्रियाकलाप। थैंक यू।